हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर 5th क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी होता क्या है। अगर किसी चीज़ को बाहर से पढ़ा जाए तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर वहीं पे उसको अंदर से खोल के देखा जाए या अंदर से पढ़ा जाए तो उसे एनाटॉमी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स लाइक कैरेक्टर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर नॉन एज मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी होती है वो मोस्टली फ्लावरिंग, मतलब वो हर किसी में देखी जा सकती है। बट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है फ्लावर्स, लीव्स एंड स्टेम्स। तो एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपको एक प्लांट का दिख रहा होगा, ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको रूट सिस्टम बोलते हैं, इसको शूट सिस्टम बोलते हैं। देन ये स्टेम, नोड। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ बनेगी तो वो नोड से बनेगी। किसी भी चीज़ का चाहे वो टेंड्रिल्स हों, थ्रोन्स हों, लीव्स हो, फ्लावर्स हों, कुछ भी हो, अगर वो बनेगी तो नोड से ही बनेगी। और यहाँ दो नोड्स के बीच के स्पेस को इंटरनोड बोलते हैं। ये बड है, लीव्स एंड फ्लावर्स वगैरह ये आपको दिख रहा होगा। अंडरग्राउंड पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं और वहीं पे पोर्शन अबव द ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन को शूट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट बिगिन विद जर्मिनेशन ऑफ सीड। जैसे कि हमारा जब फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट से स्टार्ट होता है, तो हमारे लाइफ साइकिल का फर्स्ट पार्ट जाइगोट ही होता है। वैसे ही एंजियोस्पर्म का प्लांट वो जर्मिनेशन ऑफ सीड से ही बिगिन करती है उसकी लाइफ। तो ये एक सीड है, कॉटिलेडन दिख रहा होगा आपको एक उसका। ये रूट फॉर्मेशन है, शूट फॉर्मेशन है। स्टेम हमेशा प्लूम्यूल से निकलेगी और रूट हमेशा रेडिकल से। अगर इसको आप कंफ्यूज होंगे तो आर से रूट, आर से रेडिकल। रूट हमेशा रेडिकल से निकलती है और स्टेम हमेशा प्लूम्यूल से निकलती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द रूट। इसके हम लोग द रूट, द शूट एंड द फ्लावर्स सब हम लोग पढ़ने वाले, लीव्स एंड ऑल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द रूट से। डेवलप्स फ्रॉम इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय के रेडिकल से रूट निकलती है। रूट 3 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रोस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अगर रेडिकल को छोड़ के रूट किसी और चीज़ से निकल रही है, अगर उसके स्टेम से निकल रही है या किसी और पार्ट से निकल रही है, तो उस रूट को एडवेंटिशियस रूट हम लोग बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम क्या होता है। मेनली इन डाइकॉट, जो आप लोग टैप रूट सिस्टम है मेनली आप लोग डाइकॉट में देख सकते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ये डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल होता है उसके डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है। इसके अंदर आपको ये भी दिखेंगी ऐसे, अगर ये रूट्स को आगे बनता जाए तो इसको सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट ऐसे करके नाम देते हैं। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से ये फॉर्मेशन होती है टैप रूट की। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर्ड टू सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। जैसे आपको बताया यहाँ पे, रेडिकल से जो आपकी सिंपल टैप रूट बनी है उससे कुछ और ब्रांचेस निकलने लग जाए तो उसको टर्शरी, सेकेंडरी रूट नाम दे दिया जाता है। इसका मोस्टली एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में देखी जा सकती है और प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जैसे आपने अभी टैप रूट में देखा कि एक पर्टिकुलर रेडिकल से इलोंगेशन से एक टैप रूट बनी थी और साइड से ब्रांचेस निकली, इसको मैं सेकेंडरी और टर्शरी रूट नाम दिया था। पर वहीं पे फाइब्रस रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर से। जैसे कि कोई भी प्लांट है, जैसे कि ये प्लांट है, तो ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स आप देखने को मिलेगी। जैसे कि आप वीट, अगर आप कभी खेत में देखेंगे, अगर वीट के प्लांट को उखाड़ के देखेंगे तो बहुत गुच्छे टाइप की होती हैं उसकी रूट्स, तो इसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं वो। नेक्स्ट मेरे पास आता है एडवेंटिशियस रूट। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, रिपीट करिए, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। Grass, monstera and banyan tree root arises from the other part of plant rather than radicals. Grass, monstera and banyan tree में adventitious root radical से नहीं निकलती हैं, किसी और जगह से निकलती है, जिस वजह से इनको adventitious roots बोला जाता है। banyan tree में आपने देखा होगा कि उनकी जो stem होती है उससे roots लटक रही होती है, तो वो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल हो गया। अब रूट के
फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ रूट, मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, सॉइल से पानी और मिनरल्स को लेना, प्रोवाइडिंग इनकरेज टू प्लांट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे ऑक्सीजन गिबरलिन वगैरह का रेगुलेशन करना, ये रूट का ही काम होता है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रीज़न ऑफ रूट। रूट्स में 3 टाइप के रीज़न होते हैं, रीज़न ऑफ इलॉन्गेशन, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन एंड रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रूट देखेंगे तो नीचे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। जैसे कि रूट को जिन ज़मीन में बढ़ना होता है और ज़मीन के अंदर बहुत पत्थर होते हैं और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे रूट ग्रोथ रुक सकती है और वो रूट ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। तो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब बिल्कुल नीचे, एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जैसे आपको बताया कि सॉइल में वे बनाना होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ द रूट कैप, रूट कैप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड, जो उसकी सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं और थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड नहीं होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, याद रखिएगा। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डिवाइड रिपीटेडली, ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक डायग्राम बना रखा है मैंने, तो जो ये एरिया है इसका, ये इसका रूट कैप हो गया, और जो ये एरिया है जस्ट अ मिलीमीटर अबव, ये इसका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला एरिया है, और यहाँ की जो सेल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रीज़न ऑफ इलॉन्गेशन। यही रीज़न है जिस वजह से रूट की ग्रोथ होती है इन द लेंथ, विड्थ नहीं होगी, लेंथ में ग्रो होगी, क्योंकि अगर विड्थ में ग्रो होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, ये आप आगे चल के एनाटॉमी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो रीज़न ऑफ इलॉन्गेशन है जो इसकी लेंथ में बढ़ने में हेल्प करता है। रैपिड इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ नॉट इन विड्थ। सेल्स ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट्स एंड मैच्योर। नेक्स्ट मेरे पास रीज़न आता है, जो आप ये वाला रीज़न देख रहे होंगे जिसमें आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इनको रूट हेयर्स बोलते हैं, और ये वाला रीज़न इनका रीजन ऑफ मैच्योरेशंस। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशंस, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड delicate thread-like structures called root hair. Root hair absorb water and mineral from soils. नेक्स्ट मेरे पास आता है कि रूट का काम सिर्फ इनकरेज करना नहीं है बल्कि फूड को स्टोर करना भी है। जैसे कि आपने देखा होगा रूट, आपको नॉर्मल पता होगा, अपने फंक्शन अभी पढ़े हैं कि मिनरल ऑब्जर्व करता है, इनकरेज प्रोवाइड करता है, वहाँ पे ये स्टोरेज ऑफ फूड में भी काम आता है। जो रूट होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है और किसी काम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप, कैरेट एंड टर्निप। आप जैसे कैरेट खाते होंगे तो वो एक रूट ही है जो सॉइल के अंदर से हम लोग निकालते हैं। जो लोग गाँव से उन्होंने देखा होगा गाजर की खेती कैसी होती है, तो वो जब गाजर निकालते हैं तो वो एक रूट ही होती है उस प्लांट की, बट वो स्टोरेज ऑफ अपने आप को मॉडिफाई करके फूड को स्टोर करने लगती है, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है तभी हम लोग उसको खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। तो टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। तो टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। और इसमें लिखा हुआ नहीं है बट डायग्राम में दे रखा है एनसीईआरटी में, एस्पर्गस। एस्पर्गस भी एक एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का। नेक्स्ट में बताता है फोर सपोर्ट, प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री। जैसे आपने देखा होगा जो बैनियन ट्री होता है उसकी रूट्स, जो उसकी स्टेम होती है उसमें से कई बार ऐसे करके रूट्स निकल आती हैं ताकि वो सपोर्ट दे पाए, क्योंकि बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है। उस बड़े होने के कारण अगर संभाल नहीं पाएगा खुद का वेट तो ऑब्वियस मर जाएगा, तो इसीलिए वो जो रूट्स होती हैं वो उनके स्टेम से निकल जाती हैं। और अगर फिर उनकी जो मेन पार्ट है ये अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो ये पेड़ स्टिल अलाइव रहेगा इन रूट्स की वजह से, क्योंकि उनको पर्टिकुलर एनकरेज और खाना प्रोवाइड करती रहेंगी। सो प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री एंड स्टिल रूट इन मेज एंड शुगर केन। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो शुगर केन होती है ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे ये ज़मीन है तो यहाँ पे जो शुगर केन होती है यहाँ पे नीचे वाले एरिया में कुछ छोटी छोटी सी आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो इनकी स्टिल्ट रूट ही होती हैं ताकि अगर इनकी जो पर्टिकुलर रूट है वो ख़राब भी हो जाए तो ये हेल्प कर सकें। नेक्स्ट आता है मेरे पास फॉर रेस्पिरेशंस इन प्लांट्स ऑफ स्वैम्पी एरियाज़। जो प्लांट होते हैं उनको ज़मीन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अक्सर, तो ये लोग
अगेंस्ट ग्रेविटी इनकी जो रूट होती है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है। आप मैनग्रोव में देखेंगे बहुत अच्छे से। pneumatophores in rhizophoरा, pneumatophores in rhizophoरा help to get oxygen from respirations। इनकी जो होती है वो ज़मीन से बाहर रूट आ जाती हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर रूट ख़त्म हो गया, हमारे पास नेक्स्ट आता है द स्टेम। स्टेम असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस, बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम आपने देखा होगा, उस पर लीव्स एंड ऑल लगे रहते हैं। सो डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, जो स्टेम होती है वो प्लूम्यूल से डेवलप होती है। स्टेम वियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम वुडी। अब फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग स्टेम के। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्प्रेडिंग आउट ब्रांच, जो मेन फंक्शन होता है, जो स्टेम का मेन फंक्शन है वो है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। नेक्स्ट हमारे पास और भी इसके फंक्शन, जैसे कि कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। सब स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। तो यहीं पे इसकी मॉडिफिकेशन वाली बात आ गई है कि स्टेम जो है वो सिर्फ स्प्रेडिंग में काम नहीं आती, कि ब्रांच तो लीव्स लगाने हैं तो स्टेम वो कर ही रही है अपने आप को, और पानी कंडक्ट करना है और फोटोसिंथेसिस करनी है तो उस वजह से इसी ये पेड़ पत्तियां लगा रखा है। नहीं, ये अपने आप को मॉडिफाई करती है और स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट और प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काम आती है। तो एक एक करके हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तो पहले फूड स्टोरेज कैसे, अभी हमने पढ़ा था रूट भी फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट पोटैटो, ऑफ एडवेंटिशियस रूट, कैरेट, टर्निप, ऑफ टैप रूट। तो वैसी स्टेम भी अपने आप को फूड स्टोरेज में काम करती है, जैसे कि स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया। स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक। आपने देखा होगा जब हम लोग आलू उगाते हैं तो आलू का कोई बीज नहीं होता है, आलू के अंदर जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं उन्हीं को ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है और देन उसी से एक पौधा उत्पन्न होता है, मतलब जर्मिनेट होता है, ज़्यादा हिंदी बोल दी। स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, और जिंजर भी देखा होगा आपने, टर्मरिक, ज़मीनकंद और कोलोकेशिया। इनकी एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के काम करते हैं, क्योंकि कोई सीड वगैरह नहीं लगाया गया था, पर्टिकुलर पोटैटो ही लगाया गया था, उसके एक्सिलरी बर्ड से हुए हैं। हम लोग पोटैटो मोस्टली खाते हैं तो उसके अंदर कोई फूड स्टोरेज होगा तभी हम लोग उसको खाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो एज अ फूड स्टोरेज, स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकेशिया। फॉर सपोर्ट, ये सपोर्ट के भी काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी मम्मी लोग होती हैं वो घर में कई बार लौकी या तोरी का पेड़ लगा देती हैं, तो उसमें देखा होगा आपका एक स्पाइरल लाइक शेप के कुछ टेंड्रिल्स बने रहते हैं। तो फॉर सपोर्ट, स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ गार्ड्स में आता है वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर एंड आपका बॉटल गार्ड एंड एवरीथिंग। फिर ग्रेप वाइन, अगर किसी ने अंगूर देखे हों तो अंगूर के जो बेल टाइप होती है उसके अंदर भी टेंड्रिल्स होती हैं। जैसे अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो मम्मी को एक डंडा लगाना पड़ता था ताकि वो उसके थ्रू ऊपर बढ़ सके, नहीं तो वो ज़मीन में ही फैल जाएगी और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है उसमें फ्रूट्स की फिर। सो फॉर सपोर्ट, देन आता है फॉर प्रोटेक्शन। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। देखो, अगर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारी बकरी एंड गाय होते हैं, वो मोस्टली उन्हें खा लेते हैं, तो उन्हें अपने आप को बचाना भी है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं एक वुडी लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न में, मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स में। जैसे आपने सिट्रस, अगर नींबू का अगर आपने पेड़ देखा होगा तो उसके अंदर एक वुडी कांटेनुमा एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको टेंड्रिल बोलते हैं। तो फॉर प्रोटेक्शन, सो इसका एग्जाम्पल हो गया सिट्रस एंड बोगनवेलिया। सिट्रस एंड बोगनवेलिया। फिर प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग मतलब जो उनको खा सकें, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेंड्रिल की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हमें पता है फॉर एसिमुलेशन ऑफ फूड। एसिमुलेशन ऑफ फूड मतलब जैसे कि कहीं पे पानी की बहुत कमी होती है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पे प्लांट अगर उनकी लीव्स बाकायदा उतनी ही बड़ी होंगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगा, पानी की कमी पड़ जाएगी, इसलिए जो उनकी होती है वो अपने स्टेम को फ्लैटेंड कर लेते हैं, जैसे कि अपुंशिया, इनके फ्लैटेंड स्टेम को फाइलोक्लेट बोला जाता है। और वहीं पे एक फ्लैशी सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाई जाती है, वो होती है यूफोर्बिया। फ्लैटेंड स्टेम ऑफ अपुंशिया एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। स्टेम contain chlorophyll एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट मैं बताता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में कैसे काम आते हैं। मिंट एंड जैस्मीन, अ सिलेंड्रल लेटरल ब्रांच। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जो मिंट एंड जैस्मीन होता है, ये एग्जाम्पल है।
मिंट एंड जैस्मीन के प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ये मिंट या जैस्मिन किसी का भी एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसके साइड से, उसकी एक साइड की नोट से एक स्टेम अराइज करती है, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देती है। हॉरिजॉन्टली चलती है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो असर करेगी, एक ना एक बार तो उसे नीचे आना ही है। तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करते करते जैसे ही वो ज़मीन को छूती है, वहाँ पे उसकी स्टेम में रूट प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो ज़मीन में लगना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर एक नया प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वैसे ही mint and jasmine, a cylinder lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially, मतलब horizontally, for some time arc downward to touch the ground. जैसे ये ग्राउंड को टच करेगी वहाँ पे रूट फॉर्मेशन हो जाएगी और वहाँ पे एक नया प्लांट लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट। इसका एक है एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे आइकॉर्निया और पिस्टिया। तो इसके अंदर जो होता है रोसेट ऑफ लीव्स, एक लीव्स का गुच्छा टाइप बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, एक लीव का गुच्छा टाइप बन जाता है और टफ्ट ऑफ रूट, रूट मतलब गुच्छा, टफ्ट मतलब गुच्छा, गुच्छा नुमा रूट्स का इनका वो होता है और इनमें एक इंटरनोड निकलती है। मैं आपको बड़ी करके दिखा रही हूँ लेकिन बहुत छोटी इंटरनोड होती है और फिर ये फॉर्म करती है नया रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट। तो ऐसे करके पिस्टोरिकोनिया इसका एग्जाम्पल है और ये पानी के अंदर मोस्टली लगते हैं। सो रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट, इसका एग्जाम्पल हो गया पिस्टिया एंड आइकॉनिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। ये एग्जाम्पल है। The lateral branches originated from the basal and underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then came out upward, giving rise to a leafy shoot. जैसे कि भी आपने पीछे पढ़ा कि मिंट एंड जैस्मीन के अंदर जो नीचे बेस पार्ट होता था स्टेम का, वहाँ से एक नोड वो जो स्टेम निकलती थी और हॉरिजॉन्टली मूव करती थी और देन जाके ज़मीन को टच करती थी, तो वहाँ पे एक नया प्लांट बनाया करती थी। पर यहाँ पे उल्टा होता है, जो एक रूट होती है, रूट से अराइज होती है, वो ज़मीन के अंदर ही हॉरिजॉन्टली मूव करती है एंड देन अपवर्ड मूवमेंट अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम जो थी वो अपवर्ड मूवमेंट करती है और एक नई लीफी शूट को फॉर्म करती है और लीफी शूट से फिर एक नया प्लांट बनता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो मिंट एंड जैस्मीन था उसमें अपर साइड से निकली थी, मतलब उसके स्टेम से निकली थी, और वहीं पे इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम से रूट्स से निकली है। रूट से कोई भी चीज़ अराइज होकर फिर ऊपर जाती है, अपवर्ड करती है, देन वहाँ पे एक लीफी शूट बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लीफ। लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। एक ये फ्लैटेंड मतलब चपटा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है स्टेम के अंदर, डेवलप्ड एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्साइल। ये एक नोड पे बनती है और एक एक्साइल अपनी बर्ड में बना लेती है। एक्सिलरी बर्ड लेटरल डेवलप्ड इनटू ब्रांचेस, जो इसकी एक्सिलरी बर्ड होती है वो लेटरल आगे चल के एक नई ब्रांचेस में फॉर्म कर देती है। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब ऐसे करके एक एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। और जैसे जो लीव्स होती हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम्स में होती हैं, जो रूट हेयर्स वगैरह होते हैं रूट एंड वो रूट एपिकल मेरिस्टम से फॉर्म होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, जो जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो जैसे क्लोरोफिल हमारी लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। सो एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब आपको लगता है कि ये सिंपल, ये पूरी एक लीफ ही है, नहीं, लीफ भी 3 पार्ट्स की होती है। लीफ भी 3 पार्ट में, इनके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है लीफ बेस, तीसरा होता है पेटियोल और फिर एक होता है लैमिना। तो जो आपको ये जो दिख रहा है हिस्सा इसका, ये लैमिना है, देन ये पेटियोल है और ये इसका लीफ बेस है। जो ये है यहाँ से लीफ ओरिजिनेट हुई है तो ये लीफ बेस है। ये एक्सिलरी बर्ड हो गई जो आगे चल के नई लीफ, टेंड्रिल, थॉर्न्स कुछ भी फॉर्म कर सकती है। तो ये हमारी बर्ड हो गई है। तो बस आज इतना ही, और बाकी अपने एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।
बाय, हैव अ नाइस डे।